आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो रेप एंड मर्डर केस था, उसके प्राइम अक्यूज संजय रॉय, उसको डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी गई? ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, सब लोग पूछ रहे हैं, हर जगह इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ये चीज ट्रेंड कर रही है और साथ ही में पब्लिक भी प्रोटेस्ट कर रही है। जो फैमिली, विक्टिम फैमिली है, उसके लोग भी यही कह रहे हैं, सीबीआई भी यही कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि संजय रॉय को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। तो डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी गई, ये सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं। अब जो सियालदा का जो सेशंस कोर्ट है, उसके जज अनिर्बान दास जी, उन्होंने जब जजमेंट दिया तो उन्होंने यहां पर कुछ पॉइंट बताए हैं कि भाई हमने क्यों लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया, आजीवन कारावास दिया और डेथ पेनल्टी नहीं दी, क्यों इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में नहीं डाला गया। तो हम इन पॉइंटर्स को जरा देखेंगे, क्या यहां पर रीजंस बताए गए हैं और ये जो टेस्ट है ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का, ये टेस्ट क्या है, ये टेस्ट कहां से आया, कैसे इवॉल्व हुआ, ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, रिमाइंड कराने की मुझे जरूरत नहीं है, बट सभी लोगों को पता है अगस्त 2024 में ये ब्रूटल इंसिडेंट हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का, जहां पर एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का पहले रेप हुआ और फिर उसका मर्डर किया गया और प्राइम अक्यूज संजय रॉय। जब जजमेंट आया अभी सेशंस कोर्ट का, तो उसमें जज साहब ने कहा, अनिर्बान दास जी ने कहा कि देखिए, हम जब भी जजमेंट देते हैं ना, तो जजमेंट कभी भी हम इमोशनल होके नहीं दे सकते, जजमेंट हम पब्लिक डिमांड पे नहीं दे सकते। जब भी कोई कोर्ट जजमेंट सुनाता है तो वो जजमेंट आप ऐसा समझिए कि इट इज बेस्ड ऑन द एविडेंसेस जो कोर्ट के सामने रखे जाते हैं। और दूसरी बात, अनिर्बान दास जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ही केस है जिसमें यह कहा गया है कि आप डेथ पेनल्टी को रिजर्व कर लीजिए और सिर्फ रेयरेस्ट केस में दीजिए, और वो केस है बचान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसमें एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स की बात करी गई है। तो ये बचान सिंह का केस क्या है, ये एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या है जिसकी बात इस केस के अंदर करी गई है, और यही चीज की बात अनिर्बान दास जी ने अपने जजमेंट में करी। तो इसको समझना है अगर, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको ना इसका एक इवोल्यूशन बताना चाहूंगा, फिर मैं वापस इस चीज में आऊंगा। देखिए, इंडिया के अंदर ना कई बार डेथ पेनल्टी को चैलेंज किया गया है कोर्ट्स के अंदर कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, कई बार कोर्ट्स में किया गया, अलग अलग समय पे किया गया, अलग अलग तरीके से किया गया। लेकिन अगर पहला चीज मुझे कुछ याद आएगा डेथ पेनल्टी को लेकर, तो वो है लॉ कमीशन 35th लॉ कमीशन की रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये रिपोर्ट लॉ कमीशन की जो आई थी वो कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर ही आई थी। और जब ये पहला केस हुआ जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, इस केस में जब एक व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी गई तो उस डेथ पेनल्टी को ही चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो हमें समझना है कि इसमें क्या बोला गया। देखिए, 35वीं लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट 1967 में आई थी और इस रिपोर्ट में डेथ पेनल्टी को फेवर किया गया था, ठीक है। और 1972 में फिर उसके बाद ये केस हुआ, पहला केस था सुप्रीम कोर्ट के पास जिसमें डेथ पेनल्टी को की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जा रहा था। और यहां पर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, इट इज अप्रोप्रिएट टू गिव डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी को इज टोटली अप्रोप्रिएट आप दे सकते हैं। आप किसी की जान ले रहे हो और फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आर्टिकल 21 के अंदर ये लिखा हुआ है राइट टू लाइफ, हमको छोड़ देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आर्गुमेंट्स रखे गए थे कि एक तरफ आप फंडामेंटल राइट्स हमको दे रहे हो जहां राइट टू लाइफ है, और दूसरा आप हमारी जो है हमारे ऊपर आप डेथ पेनल्टी लगा रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इट इज अप्रोप्रिएट। और ये जो कोई बात कह रहा है ना कि जजेस के पास स्वीपिंग पावर्स आ जाती हैं, जजेस के पास इतनी बड़ी डिस्क्रिशनरी पावर कैसे हो सकती है कि किसी को सजाए मौत ही सुना दी रही है, तो यहां पर बोला गया कि देखिए, ये कोई स्वीपिंग पावर्स नहीं है। कभी भी लगेगा कि जज कोई गलत कर रहा है तो उसके डिसीजन को पलट दिया जाएगा, ऊपर जजेस बैठे हुए हैं, ये बात यहां पर बोली गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो केस हुआ जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, ये 1972 का केस था। अब ये वो केस है जब हमारी 1973 वाली जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो इनैक्ट नहीं हुआ था। हम जो अभी सीआरपीसी फॉलो करते थे वो कॉलोनियल टाइम की थी, 1898 की सीआरपीसी थी। अब व्हाट इज द सीआरपीसी? बेसिक तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जैसे कि कोई सजा है, कोई ऑफेंस है, वो इंडियन पीनल कोड के अंदर होता था, आईपीसी के अंदर होता था, जो अभी तक हम लोग यूज करते थे, अब हम लोग बीएनएस यूज करते हैं। तो उसमें क्राइम बताया गया, क्राइम को डिफाइन किया जाता है कि क्राइम क्या है। जैसे थेफ्ट है, मर्डर है, तो किसको थेफ्ट बोलेंगे, किसको मर्डर बोलेंगे, किसको एक्सटॉर्शन बोलेंगे, है ना। ये सब क्राइम्स जो है वो डिफाइन किए गए। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बेसिकली एक कोड है जिसमें प्रोसीजर बताया गया है, कैसे प्रोसीडिंग्स चलेंगी, क्राइम के अगेंस्ट कैसे प्रोसीडिंग चलेंगी, एफआईआर कैसे होगी, क्या क्या चीजें नोट करनी पड़ेंगी एंड ऑल दीज थिंग्स, कैसे हम लोग यहाँ पर विटनेस का
जो है वो स्टेटमेंट लेंगे एंड ऑल दीस थिंग्स। तो ये सीआरपीसी में होता है। सीआरपीसी जो है जब 1898 की थी तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि आप डेथ पेनल्टी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डेथ पेनल्टी नहीं देते हैं तो आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और 1973 में एकदम ऑपोजिट लिखा गया, इसमें कहा गया कि डेथ पेनल्टी आप नहीं देंगे, लेकिन अगर आप डेथ पेनल्टी दे रहे हैं किसी स्पेशल रीजंस में तो आपको वो स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि आपने क्यों डेथ पेनल्टी दी। तो अभी तक, इस वक्त तक, ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का जो वर्ड है ना, ये अभी तक यूज नहीं होता था। यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है वो स्पेशल रीजंस हो रहा है, दैट आपको स्पेशल रीजंस लिखने पड़ेंगे कि क्यों आप किसी को डेथ पेनल्टी दे रहे हो। इसके बाद जो केस है 1979 का राजेंद्र प्रसाद का केस और फिर 1980 का बचान सिंह का केस। देखिए तीन ही केस इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी के लिए या आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये केसेस। इन केसेस के बिना आप कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी को पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक आपका 1967 का केस जो मैंने आपको बताया, जगमोहन का केस, फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद का केस 1979 और फिर बचान सिंह का केस 1980। तो जगमोहन सिंह के केस में डेथ पेनल्टी को फेवर किया गया कि यस इट इज अप्रोप्रिएट, लेकिन 1979 का जब केस हुआ, राजेंद्र प्रसाद का केस हुआ, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, थोड़ा सा देखिए चेंज किया, ये कहा कि डेथ पेनल्टी या फिर कैपिटल पनिशमेंट जो है ये इनअप्रोप्रिएट है, बट अनलेस अगर आप ये साबित कर देते हैं कि ये जो क्रिमिनल है अगर वो जिंदा रहा तो वो सोसाइटी के लिए थ्रेट बना रहेगा तो ही आप उसको डेथ पेनल्टी दीजिए। तो मतलब एक टर्म्स एंड कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां अप्लाई कर दिया। जगमोहन सिंह के केस में कहा कि इट इज अप्रोप्रिएट, डेथ पेनल्टी दीजिए और रीजंस रिकॉर्ड करिए, स्पेशल रीजन जो है वो रिकॉर्ड करिए कि क्यों आप डेथ पेनल्टी दे रहे हैं। लेकिन 1979 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इट इज इनअप्रोप्रिएट, आप डेथ पेनल्टी मत दीजिए अनटिल अनलेस ये साबित ना हो जाए कि वो व्यक्ति अगर जिंदा रहा तो सोसाइटी के लिए थ्रेट रहेगा। लेकिन 1980 का जब बचान सिंह केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन, राजेंद्र प्रसाद वाला डिसीजन था, उसको पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए डेथ पेनल्टी रीजनेबल है और कहीं से भी ये आर्टिकल 14, 19 और 21 को वायलेट नहीं करती है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस केस द बेंच रिवर्स द जजमेंट डिलीवर्ड इन द राजेंद्र प्रसाद केस और मेजॉरिटी थी 4:1 की। बहुत ही दिग्गज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की है। अभी हमारे जो कुछ टाइम पहले जो हमारे चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, उनके फादर YB चंद्रचूड़ इस बेंच के पार्ट थे। जस्टिस PN भगवती वॉज पार्ट ऑफ दिस बेंच। बड़े बड़े नाम जो है इस बेंच से जुड़े हुए थे। तो इस केस में, बचान सिंह के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो वर्ड है वो यहां पर यूज करना शुरू किया और कहा कि देखिए आप डेथ पेनल्टी दे सकते हैं लेकिन डेथ पेनल्टी शुड बी रिजर्व्ड ओनली फॉर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट इज द रूल, डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन। आप लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दीजिए, कोई बहुत ग्रेव ऑफेंस भी है आप लाइफ इंप्रिजनमेंट दीजिए, वो एक रूल है, बट डेथ पेनल्टी एक्सेप्शन है, वो तभी देंगे जब वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। यानी कि कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया कि अगर उस क्रिमिनल के रिफॉर्म की होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो क्रिमिनल अपने आप को बदलेगा, अगर वो चांसेस ही नहीं है तो आप डेफिनेटली उसको डेथ पेनल्टी यहां पर दे दीजिए, ठीक है। और कोर्ट ने कहा कि इस चीज को सरकारों को साबित करना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल है उसके रिफॉर्म होने की कोई भी चांस नहीं है और इसीलिए आप उसको डेथ पेनल्टी दीजिए, राइट। अब जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की, तो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं डिफाइन नहीं किया या कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसको इंटरप्रेट करके बताया कि ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। इट्स एवोल्यूशन, एक बार में नहीं आया कि दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर और सब डिसाइड कर दिया, ऐसी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट भी नहीं है, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। वैसे ही इस बचान सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को डिसाइड करने के लिए कहा गया कि हाउ विल यू डिसाइड कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसमें डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर इस केस में एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांस और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस को बोला गया। अब ये क्या है एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस, जिसकी बात यहां पर जस्टिस जज अनिर्बान दास जी उन्होंने लिखी हुई है इस केस में जब जजमेंट सुनाया। तो एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस क्या, थोड़ा मैं आपको ना समझा देता हूं कि ये है क्या। देखो ये सिंपली कुछ नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक बैलेंस शीट बनाइए, आप एक शीट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है, एक बैलेंस शीट बनाइए आप, और उसमें आप एक तरफ लिखिए एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांस, एक तरफ लिखिए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस। क्या मतलब है एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांस का? एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांस का मतलब वो सर्कमस्टांसेस जो डेथ पेनल्टी देने के फेवर में हो, जो डेथ पेनल्टी के लिए यस कर रहे हो कि इसको
डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस मतलब वो सर्कमस्टांसेस जो आपको देखने पड़ेंगे कि क्यों इसको डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए। तो आप जो फैक्टर ज्यादा होंगे अकॉर्डिंगली यहां पर डिसीजन लिया जाएगा। मान लीजिए आपको 3 ऐसे सर्कमस्टांस दिखते हैं कि मिटिगेटिंग फैक्टर, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस, तो उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। और आपको 2 ऐसे रीजन दिखते हैं कि डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए, तो अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि 3 फैक्टर्स इधर आ गए, 2 इधर आ गए, तो इसका मतलब उसको डेथ पेनल्टी फिर नहीं होगी। कुछ इस प्रकार का बैलेंस शीट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाने को बोला इस बचान सिंह के केस में। अब ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस या एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांस है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं एग्जैक्टली कि व्हाट आर दे, बट हां कुछ उन्होंने यहां पर गाइडलाइन जरूर दिया, गाइड जरूर किया कि किसको आप एग्रीवेटिंग और किसको आप यहां पर मिटिगेटिंग मान सकते हो। अब यहां क्या बोला गया ये आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फैक्टर्स जिस पे कोर्ट ये कह सकता है कि भाई ये रीजन है, इसकी वजह से हमें लगता है कि इसको डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल बोला गया पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म। अगर ये साबित हो जाए कि भाई मान लीजिए ये व्यक्ति पहली बार इसने कोई क्राइम किया है, इससे पहले उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसने क्राइम किया है और अभी किया है पहली बार और पहले नहीं किया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आदमी रिफॉर्म कर सकता है। ये ऐसा सोचेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा बता रहा हूं कि दिस माइट बी अ फैक्टर जो कंसिडर कर लिया जाए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म क्या है उसकी। फिर जैसे एक है मेंटल इंपेयरमेंट। अब मान लीजिए वो आदमी दिमाग से पागल है, एक केस पहले आईपीसी के अंदर हम लोग पढ़ते भी हैं, जो लोग स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं वो इस चीज को पढ़ते भी हैं कि भाई एक इंसेन आदमी, एक अनसाउंड माइंड का आदमी, वो एक दूसरे आदमी की गर्दन पे चाकू चला दिया, वो आदमी मर गया और उसको लग रहा था कि भाई वो तरबूज काट रहा है। तो अगर आदमी दिमाग से ही पागल है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो ऐसे सिनारियो में ये एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस हो सकता है कि उसने जो ब्रूटल एक्ट किया उसके एवज में उसको डेथ पेनल्टी ना मिले, ठीक है। फिर उसके बाद एक्टिंग अंडर इन्फ्लुएंस, या फिर वो व्यक्ति किसी के दबाव में काम कर रहा था, ये काम करो वरना ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, हम ऐसा कर देंगे, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि भाई उसने ब्रूटल एक्ट तो किया बट ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है जो ये थोड़ा कह रहे हैं कि इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो, मतलब डेथ पेनल्टी तो मत दो। जैसे और एज ऑफ द एक्यूज्ड है ना, इमोशनल डिस्टर्ब था, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी है, एज ऑफ द एक्यूज्ड। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, 15 साल का लड़का है, 15 इयर्स का है, अभी वो जस्ट दुनिया में आया ही एक तरीके से, है ना, इतनी बड़ी लाइफ उसके सामने पड़ी हुई है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आदमी अपने आप को, वो लड़का अपने आप को रिफॉर्म कर लेगा, है ना, उसको रिफॉर्म किया जाए, है ना, उसको एक तरह से काउंसलिंग करी जाए एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उसके रिफॉर्म होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसे इस उम्र के लड़के को डेथ पेनल्टी देने का यहां पर शायद पॉइंट कम हो जाएगा, है ना, यानी कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस में। या फॉर एग्जांपल कोई आदमी है 92 इयर्स का है, 90 साल का है, 90 इयर्स की इसकी एज है, तो ऐसा आदमी अगर कोई ब्रूटल क्राइम कर देता है तो भी यहां पर एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है कि यार इतनी उम्र हो गई है, ऑलरेडी ही इज ऑन द डेथ बेड, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब ऑलरेडी इतना बुजुर्ग और बुढ़ा हो चुका है कि उसको क्या ही यहां पर सजाए मौत दी जाए, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। भाई ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंक्लूसिवली अगर ऐसा हुआ तो नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई, और भी चीजें देखी जाएंगी कि ठीक है 90 ईयर का है, एक ही फैक्टर उसके साथ था लेकिन बाकी सारे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स थे, तो उसको डेथ पेनल्टी यहां पर हो सकती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो निर्भया वाला मामला हुआ था, उसमें जितने भी यहां पर एक्यूज थे, ठीक है, दो सबको डेथ पेनल्टी हो गई, सबको सजाए मौत हुई, लेकिन एक जो है वो माइनर था, है ना, वो माइनर था। अब आप जरा कानून को देखिए, 18 साल की ईयर्स के ऊपर, 18 18 ईयर्स के ऊपर मेजर हो जाता है आदमी, वो कुछ ही महीने छोटा था, कुछ ही महीने कम थे 18 साल होने में, और वो लड़का जो है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ट्राई किया, जुवेनाइल एक्ट के अंदर उसको ट्राई किया गया और अब उसने सजा काटी और उसको दिसंबर मेरे ख्याल से या जनवरी, उसको 2015 में उसको रिलीज कर दिया गया। तो अब कानून किस प्रकार से एक्ट कर रहा है ये चीज थोड़ी यहां पर है। तो ये है आपके मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, सर्कमस्टांसेस, जिसको अनिर्बान जज साहब ने यहां पर बोला। बात समझ में आ रही है चीज। तो ये कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर्स है जो बताता है कि भाई नहीं होनी चाहिए डेथ पेनल्टी, और ये वो फैक्टर्स हैं अगर ज्यादा हो गए उस बैलेंस शीट के अंदर तो बताएगा कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। यही है पूरा यहां पर केस, जो चीज बोली गई है जस्टिस अनिर्बान के द्वारा, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि यहां पर मूव कर गए हैं हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है जाना पड़े, जो भी है जैसा भी होगा, बट डेथ पेनल्टी होगी कि नहीं होगी, क्या कोर्ट इसमें रवैया अपनाएगा, वो सब चीजें टाइम बताएगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है इन चीजों को देखते हुए, जो प्रीवियस जजमेंट्स यहां पर बचान सिंह में आए हुए हैं और अभी जो जज साहब ने जजमेंट दिया अनिर्बान जस्टिस ने, अनिर्बान दास ने, क्या उन्होंने सही तरीके से मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को देखा कि नहीं देखा। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो संजय रॉय थे, अब संजय रॉय 35 साल की उम्र है,
अब वो ना जवान है ना वो बहुत बुजुर्ग बुढ़ा है। अब भाई ना जवान ना बुढ़ा, वो एक फुल फ्लेज्ड आदमी है, उसकी दिमाग पूरी तरह से डेवलप्ड है, तो वो कैसे मिटिगेटिंग हो सकता है? ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है ना, कि भाई 35 साल का आदमी सब कुछ जान रहा है, सब कुछ बूझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जान बूझ रहा हो, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मिटिगेटिंग एक फैक्टर बन गया होगा एज उसका? तो क्या यहाँ पर अनिर्बान दास जी का जजमेंट कितना सही कितना नहीं, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही में समय आएगा तब पता चलेगा कि इस पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कैसा रवैया रखते हैं। विद दिस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।